हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया जबरदस्त होंगे। और EMRS जो बचे हुए दिन आपके पास 40 से 45 दिन हैं, उनमें आप पूरा का पूरा समय अपने आप को दे रहे होंगे और बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। तो बच्चों, आज जो वीडियो आपके समक्ष है, ये अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो जीवन भर याद रखेंगे कि हाँ, किसी टीचर ने कुछ अच्छा पढ़ा के हमको दिया। एक तरफ से छपने वाले प्रश्न, कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ हम चलेंगे बच्चों। बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो जम के शेयर कर दीजिएगा, जम के अपना प्यार दिखा दीजिएगा। हो सकता है आपके लिए ये पहली क्लास रही हो, नई क्लास रही हो, नए लोगों से क्लास रही हो, लेकिन बहुत ही अनुभव से भरी क्लास आपको मिलेगी बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे EMRS के लिए बच्चों। और हम ये जो तैयारी अपनी करेंगे, तो ये हमारी क्लास जो बच्चों होने वाली है, ये TGT और PGT विषय से जो दे रहे हैं। और उनमें हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि शिक्षण हम कैसे करेंगे, हमारा एप्टीट्यूड क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपना चीजों को मैनेज करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, सब कंसेप्ट बेस है बच्चों। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। बच्चों, आप सभी लोग टीचर बनने, जब बच्चों कहना उतना उचित नहीं, क्योंकि आप हमारे संघर्ष के साथी हैं और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। बड़े हैं आप, काफी भैया और दीदी, और या ऐसे कह लें बड़ी बहन या बड़े भाई के रूप में आप हैं। तो बड़ी बहन बड़े भाई हमारे बच्चों नहीं, हम शब्द यूज करेंगे। हमारे बड़े और हमारे बड़े भाई बहन, आप सभी लोग क्या बनने जा रहे हैं, एक शिक्षक, एक टीचर बनने जा रहे हैं। एक एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मेंस देंगे, टायर 1 देंगे, टायर 2 देंगे और आपका चयन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं कि अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। लिखा है शिक्षण में वास्तविक रुचि, कि आपकी शिक्षण में वास्तविक रुचि होनी चाहिए। ठीक बच्चों, आगे दिया गया छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए। अगला बच्चों है विषय का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगला है अच्छी अभिव्यक्ति, मतलब बहुत अच्छे से आप अपनी बात रख लेते हो। ये चार विकल्प आपके सामने बच्चों रख दिए गए हैं। उन्हीं चार विकल्पों के समक्ष आप अपना उत्तर करेंगे बच्चों। तो उम्मीद है आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। चलिए उत्तर करेंगे। तो उत्तर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 3 बच्चों, कि विषय का ज्ञान। अगर विषय का ज्ञान अगर टीचर को नहीं है बच्चों, तो चाहे जितना अच्छा वो वास्तविक रुचि दिखा ले, ये कह ले कि हम पढ़ाना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, हमारा शौक है, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, रुचि तो है लेकिन ज्ञान नहीं। तो जब क्लास में आप खड़े होंगे तो पढ़ाएंगे क्या, क्या पढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे, जो पूछे गए प्रश्न है क्या उसका जवाब दोगे। जब बच्चों ये है ही नहीं तो रुचि वाली बात नहीं होगी। तो इसको हम काट लेंगे। अगला बच्चों छात्रों को नियंत्रित, बच्चों ये वर्ड मिल गया। कहीं पर भी बच्चों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो। बच्चों को नियंत्रित करना, बच्चों को डराना, बच्चों को धमकाना, बच्चों को कंट्रोल में रखना, ये बातें बच्चों नहीं होती, नेगेटिव होती, तो आप काट लोगे। अगला लिखा है बच्चों ने छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में, गलत है बात। विषय का ज्ञान ये तो हो ही चुका। अच्छी अभिव्यक्ति, बच्चों कितनी भी अच्छी अभिव्यक्ति कर लोगे लेकिन अभिव्यक्ति करोगे किस बात की, वो बात तो आनी चाहिए आपको। अगर वो बात ही नहीं आ रही तो अभिव्यक्ति किस बात की। तो अभिव्यक्ति कोई खराब बात पे थोड़ी आप कर दोगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत खूबसूरत सवाल था ये बच्चों, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3। आगे अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल का कौन सा, सबसे वांछित कौशल कौन सा है बच्चों। वांछित बच्चों ये हमेशा होता है पॉजिटिव, याद रखिएगा। आप भी, आप पढ़ते रहिए साथ में सारे लोग। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सकारात्मक। वांछित का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो चीज आपके अंदर हो, वो पोटेंशियल होना ही चाहिए जो होना चाहिए। तो एक शिक्षक बनने के पहले जो अभी आप बनने जा रहे हैं बच्चों, TGT और PGT EMRS का पेपर 13 तारीख, 14 तारीख और 21 तारीख में जो लगा हुआ है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए। तो सबसे अच्छा गुण आपके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। मतलब अगर आप एक अध्यापक हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं, अगर आप कोई बात बच्चों के सामने कह रहे हैं, क्या वो बात बच्चों को समझ में आनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा बच्चों है निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। जो आपका सिलेबस है, क्या वो अपना समय पर आप सिलेबस पूरा करवाते हैं। अगला बच्चों, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलकृत यानी रिलैक्स्ड रखना, कि बच्चों ऑल इज वेल, तुम पढ़ो और चाहे सो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बच्चों है
कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करें। हर 5 मिनट के बाद उनको मैसेज भेजते रहिए कि भैया ये हुआ, भैया ये हुआ, भैया ये हुआ। अब आप अपना उत्तर फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। तो इसका बच्चों सबसे परफेक्ट उत्तर क्या होगा कि शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आए। तो बच्चों आप ये देख लेंगे ये क्यों सही है। आप क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बात टीचर के मन की जो बात है वो बच्चों के मन तक पहुंचे, उनको टच करे, उनको छुए, उनके संज्ञान तक पहुंचे, तब तो बच्चों माना जाएगा कि हाँ आपने वांछित काम किया। तो एक टीचर में बच्चों सबसे खूबसूरत वाली चीज क्या होनी चाहिए कि शिक्षक के द्वारा कही गई बात का छात्र के समझ में आना। तो जिन टीचरों की, जिन अध्यापकों की बात क्लास में बच्चों को समझ में नहीं आती है, बच्चे या तो वहां से अनुपस्थित होने लगते हैं बच्चों, सॉरी भाइयों बहनों, और या फिर वो क्या होने लगते हैं क्लास से दूरी बना लेते हैं, या क्लास में पढ़ाए जा रहे कंटेंट या अध्यापक को ध्यान नहीं देते हैं, और वो धीरे 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 निराशा में चीजें बदलती। तो एक अच्छे टीचर में पहली क्वालिटी, वांछित गुण क्या होना चाहिए कि वो जो पढ़ा रहे टीचर, वो जो पढ़ा रहे हैं टीचर, ठीक उनकी बात किसके समझ में आनी चाहिए, बच्चों के। ये वाला विकल्प रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी बच्चों। तो ये वाला है कि आप जानते हैं ये मैचिंग वाला है, और यहां पर हम कहते हैं बीएस ब्लूम के द्वारा। बच्चों जो बीएस ब्लूम साहब हैं, तो बीएस ब्लूम जी ने आपके जो सिद्धांत दिए, ठीक जो लेवल दिए उन्होंने, इफेक्टिव लेवल दिया, कॉग्निटिव लेवल दिया, बच्चों ये आप जानते हैं, ये उन्होंने लेवल दिया। तो ये आप जानते हो कि नीचे कौन सा लेवल होगा, फिर कौन सा होगा, और फिर कौन सा होगा, उसके ऊपर ये डिपेंड है सवाल बच्चों। तो आप अपना उत्तर करेंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये बीएस ब्लूम, इसको बच्चों हम लिखे दे रहे हैं, इनका नाम आप रट लीजिएगा। अगर अभी आप नहीं पढ़े हैं तो कहीं से भी किसी भी तरीके से आप तैयार करेंगे, लेकिन हम अभी तैयार करा देंगे। तो पहला बच्चों है कि इसमें उत्तर छाप के ऊपर जाएंगे, लेकिन यह जाएगा नहीं बच्चों। दिख रहा होगा आपको कि ये एक 3 का ए है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, और यहां बच्चों 1 का 2 है, 2 का 1 है, और 3 का 3 है। ये हटेगा नहीं बच्चों। तो इस तरीके से उत्तर आपको मैच करने रहेंगे। चलिए बच्चों बताइए उत्तर क्या हो जाना चाहिए। तो 1 नंबर हो जाएगा बच्चों। मैच क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे 1 का उत्तर 1 हो जाएगा। स्मृति स्तर को किसने दिया है बच्चों, हर्बर्ट साहब ने दिया है। स्मृति स्तर हास ये हर्बर्ट ने। आगे बच्चों ग्रहण शक्ति पर स्तर 2 का 2 हो जाएगा। ठीक, ये मॉरिसन ने दिया है बच्चों, मॉरिसन ने दिया है बच्चों। अगला दिया गया है विचारशील स्तर, ये हंट ने दिया है। विचारशील स्तर बच्चों किसने दिया, हंट ने। अब क्या होता है बच्चों कि यहां पर आप देखते हैं कि एक होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का बच्चों मतलब क्या होता है, स्मृति। जितना भी आपको याद कराने वाली बातें होती है वो सब स्मृति आती है बच्चों। इसके ऊपर बच्चों दूसरा वाला जो स्टेप आता है वो होता है आपका समझ, अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके ऊपर बच्चों जब चले जाएंगे तो फिर आपका हो जाएगा विश्लेषण, फिर आपका क्या होगा, संश्लेषण। ऐसे ब्लूम जी ने जो दिया है सिद्धांत, तो ये जो सिद्धांत दिए गए हैं कि स्मृति का जो याद वाला जो गुण दिया गया है, ये बच्चों किसने दिया, हर्बर्ट साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट। और ग्रहण शक्ति का मतलब ये वाला किसने दिया, मॉरिसन ने दिया। विचारशील मतलब चिंतन, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो ये दिया है हंट ने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। बच्चों ये फिर ब्लूम जी से आ गया है कि जो शिक्षण का सिद्धांत अभी हम आपसे कह रहे थे, बता रहे थे, बात हो रही थी हमारी आपकी। तो जो बीएस ब्लूम जी ने ये दिया है बच्चों, ये दिया है, यहां से आप स्टार्ट करोगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ये बीएस ब्लूम ने किस क्रम में लगाया है वही क्रम आपको बता देंगे, तो बीएस ब्लूम का पूरा नियम रट जाएगा। और यहां से डेफिनेटली सवाल आने वाले हैं आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए बताइए बच्चों। तो सबसे पहले अभी आपको दिखाया भी गया था, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। देखो बोध आता नहीं, सेकंड पे था तो ये कट जाएगा। चिंतनशील ये आता नहीं, ये कट जाएगा। अब आपके पास दो है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, चिंतनशील स्तर, स्तर का बोध स्तर। चलिए बताइए बच्चों क्या हो जाना चाहिए उत्तर इसका। तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा ए वाला। पहले उन्होंने कहा है मेमोरी लेवल होगा, फिर बच्चों अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, फिर उसके ऊपर आप चले जाओगे चिंतनशील स्तर होगा। कंफर्म इस तरीके से उत्तर करोगे। और बीएस ब्लूम आपके लिए रामबाण है। तो सबसे पहले बच्चों स्मृति स्तर, फिर बोध स्तर, फिर चिंतनशील स्तर, ये वाला आप पढ़ के जाओगे। तो यहां बच्चों हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा स्मृति स्तर, और ये हो जाएगा हमारा बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऐसे बच्चों। अगला आप देखेंगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों, कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है।
बच्चों ये जो चर हैं ये खूब पूछे जाते हैं, 3 तरीके के चर होते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र चर होता है एक, है ना बच्चों। एक आपका क्या होता है कि जो स्वतंत्र चर नहीं होता है, एक स्वायत्त होता है, दोनों तीनों इस तरीके से आप बात करोगे। देखो तीनों लिखे हैं बच्चों चर, क्या लिखा है स्वतंत्र चर, क्या शिक्षक है, क्या शिक्षार्थी है, क्या संस्थान है, और क्या माता पिता। बच्चों जहां पर कोई किसी चीज को नियंत्रित कर रहा होगा, आधिपत्य जारी कर रहा होगा, और उसके नियंत्रण में ही सारी चीजें हो रही होंगी, तो वो बच्चों आपका क्या हो जाता है, स्वतंत्र चर। तो जब कोई क्लास बच्चों पढ़ा रहा है, जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो स्वतंत्र हम हैं, हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आपका अधिगम करा रहे हैं, आपकी लर्निंग करा रहे हैं, तो हम हैं स्वतंत्र, ठीक है बच्चों। और जो हमारे जो भाई बहन होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे, वो स्वतंत्र नहीं माने जाते, क्योंकि वो आश्रित हैं, वो डिपेंड है किसके ऊपर, अपने टीचर के ऊपर। और जो थर्ड वाला आ जाता है तो बच्चों वो संस्थान। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, शिक्षक आपका स्वतंत्र चर है और शिक्षार्थी बच्चों स्वतंत्र चर नहीं है, ठीक है। ये इनके ऊपर आश्रित चर है। तो दो हो गए स्वतंत्र चर, आश्रित चर, और तीसरे नंबर पे जो आता है बच्चों वो संस्थान आते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर बच्चों है हमारा इधर की सूची वन, सूची को मिलाइए। इधर आपका शिक्षण सूत्र है बच्चों, और इधर मुख्य प्रतिपादक है उनको देने वाले। तो बच्चों ये आप पढ़ते हैं संपूर्ण से अंश की ओर, है ना बच्चों, आप बहुत अच्छे जानते हैं। सॉरी, संपूर्ण से अंश की ओर किसने सिद्धांत दिया है। दूसरा बच्चों दिया है स्वयं अध्ययन, सेल्फ असेसमेंट वाली बातें। फिर भावना का प्रशिक्षण, तो आप ये मिलाएंगे, और इधर लिखा है गेस्टाल्टवाद यानी मनोविज्ञान की ओर जाना। आगे बच्चों है डॉल्टन ने दिया है, अगला है मांटेसरी और फ्रोबेल। आप जानते हैं मारिया मांटेसरी और फ्रोबेल किंडरगार्टन पर, है ना बच्चों। तो संपूर्ण से अंश किसने बात करी है, आप मैच करेंगे। ये चार विकल्प आपके सामने लगे हुए हैं बच्चों। एक ये विकल्प, एक आपका ये विकल्प है, एक ये विकल्प है बच्चों, एक ये विकल्प है, एक ये विकल्प। उम्मीद है आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, क्योंकि समय आपका बहुत मूल्यवान है। तो इसका बच्चों एक नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर एक का आपका ए, दो का उत्तर दो, तीन का उत्तर तीन। तो संपूर्ण से अंश की ओर बच्चों कहां चलेंगे, गेस्टाल्टवाद ने सिद्धांत दिया है, और ये एक मनोवैज्ञानिक है। स्वयं अध्ययन सेल्फ असेसमेंट की बात होगी तो ये डाल्टन ने दिया है, स्वयं अध्ययन डाल्टन। संपूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने दिया। आगे बच्चों हो जाएगा भावना का प्रशिक्षण, तो ये दिया है मांटेसरी ने, भावना का प्रशिक्षण मांटेसरी ने। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बच्चों चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। बच्चों शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण के मेथड्स को दिखाता है। तो ये हो जाएगा, यह एक कला है। जो शिक्षा है बच्चों, क्या वो आर्ट है, क्या वो कला है। दूसरा है, यह एक विज्ञान है। क्या मेरे बड़े भाई बहनों, क्या ये एक विज्ञान है। अगला दिया गया है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। क्या ये आर्ट एंड साइंस दोनों है। अगला बच्चों दिया गया है, यह ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने ज्ञान को परखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। तो बच्चों यहां हम लोग बात करेंगे, आप भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि वो टैग लगना वाली अलग बात है, लेकिन आप लोग अपने आप में एक शिक्षक हैं। क्योंकि अगर आपने बीटीसी करा है, आपने बीएड करा है, क्योंकि यहाँ 6 के ऊपर की क्लासें हैं, और आपने सीटेट क्वालिफाई किया तब आपने फॉर्म भरा, इसका मतलब आप शिक्षक हैं। शिक्षक बनेंगे नहीं, वो सिर्फ टैग लगना है, शिक्षक हैं, कंफर्म। तो अगर आप शिक्षक हैं तो आप जानते होंगे कि पढ़ाना यह एक विज्ञान एवं कला बच्चों दोनों है, आर्ट एंड साइंस। कि आप कला के माध्यम से आप पढ़ाते हो, कई कई तरीके से चीजें सोच के लाते हो बच्चों। एक ही बात को बताने के लिए 1000 एग्जाम्पल दे दो, यही कला है। पढ़ाने का एक आर्ट है, चीजों को जोड़ने का एक आर्ट है, और उसमें आप अपना मनोवैज्ञानिक तर्क डालते हो, मनोवैज्ञानिक संसाधन डालते हो, तो बच्चों विज्ञान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है कि जब जो पढ़ने वाला शिक्षार्थी वो सेल्फ, आपका क्या लिखा है बच्चों, सेल्फ डायरेक्टेड, अपने अपना अध्ययन अपने स्वयं कर रहा है, उसको किसी भी बहुत ज्यादा निर्देश की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए एक शब्द बच्चों क्या आएगा, पैडागोलॉजिकल, पैडागोलॉजिकल। आगे बच्चों है एंड्रोगोलिकल। अगला है दूरस्थ शिक्षा। आगे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए बच्चों क्या वर्ड होगा, इसके लिए आपका हो जाएगा बी वाला आंसर। जिन लोगों ने बी किया है उनका बहुत अच्छा चल रहा है मामला। आगे बच्चों है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण, ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
तो जो संज्ञान है बच्चों हमारा कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव हमारा जो संज्ञान, संज्ञान का मतलब सोचना, समझना, बुद्धि, दिमाग, ये बुद्धि, ये दिमाग, ये सोचना, ये समझना, इसको हम संज्ञान कहते हैं। तो बच्चों संज्ञान को क्या कर देना है, संज्ञान के ज्ञान क्षेत्र को वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। में से किसके द्वारा किया, क्या ये बेंजामिन एम्स ब्लूम जी ने किया है? बच्चों बेंजामिन ब्लूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये स्किनर ने दिया है? आगे बच्चों क्या ये कर्थवहल ने दिया है? आगे क्या ये सिंपसन ने दिया है? चलिए बताइए बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंजामिन ब्लूम। ये नाम आप रट लीजिए, ये नाम आप पढ़ लीजिए, ये परीक्षा प्री से लेके मेंस तक आपको मिलते ही रहेंगे ब्लूम साहब। और इनको जब आप पढ़िएगा तो इस तरीके से पढ़िएगा, नीचे वाला स्मृति होगा, मेमोरी होगा, फिर आपका बोध होगा, फिर इसी में विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण होगा, फिर मूल्यांकन होगा। इस तरीके से आपको पढ़ना बच्चों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने, पहले सवाल समझ लीजिए बच्चों कि कोई चीज आपने सीख रखी है, बस वो सिचुएशन आई, बस वो समय आया, उसको आपको प्रयोग करना है। वो हथियार धरे के धरे न रह जाएं। जो आपने अभी तैयारी करी है या तैयारी कर रहे हो या तैयारी करोगे 40 दिन में, वो आप इंप्लीमेंट कर पाओ तो आपके हथियार काम आ गए। तो ऐसी जब बात होगी, क्या वो बच्चों धारण कहलाता है? क्या वो अनुप्रयोग कहलाता है? क्या वो ज्ञान कहलाता है? क्या वो विश्लेषण कहलाता है? चलिए उत्तर बच्चों करेंगे। तो इसका बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। तो इसका बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मतलब प्रयोग। तो ये आप याद रखिएगा। आप जानते हैं कि ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हो KCA, के का मतलब बच्चों नॉलेज होता है, सी का मतलब आपका कॉग्निटिव ज्ञान होता है, और ए का मतलब एप्लीकेशन होता है। यही एप्लीकेशन यानी दिए गए काम का जो प्रयोग किया गया है वो भी किसके माध्यम से बच्चों, एप्लीकेशन इसको कहोगे, अनुप्रयोग कहोगे। तो ये सही हो जाएगा बच्चों। ये भी ब्लूम के वहां आपको दिखाई पड़ेगा। आगे है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? बच्चों फिर ये है उच्चतम, फिर वही बीएस ब्लूम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। तो इसमें कहा जाएगा सबसे अपर लेवल। बच्चों यहां से स्टार्ट करो, देखो बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे। एक नंबर पे मेमोरी, आपको पता है मेमोरी का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, स्मृति। फिर 2 नंबर पे बोध, फिर 3 4 5 ऐसे। तो ये कह रहे हैं जो बिल्कुल टॉप वाला होगा, ये वाला जो लेवल होगा, यहाँ पे कौन सा स्तर, कौन सा चरण आएगा। तो ये ब्लूम का आपको भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे अनूप क्लासेस ऑफिशियल के नाम से। उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पर आपकी ब्लूम की पूरी थ्योरी मिल जाएगी बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। क्या ये संश्लेषण कहलाएगा? क्या ये विश्लेषण कहलाएगा? क्या ये धारणा कहलाएगा? क्या ये मूल्यांकन कहलाएगा? चलिए बच्चों उत्तर करिए कि अंतिम उच्च शिखर क्या होगा इसका। तो इसका अंतिम शिखर बच्चों क्या हो जाएगा, मूल्यांकन, इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो मूल्यांकन हो जाएगा, मूल्यांकन ही आपको उत्तर करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए संश्लेषण समझ लेते हैं बच्चों। इसी का पार्ट होगा, इसी में संश्लेषण मिलेगा। संश्लेषण पहले विश्लेषण मिलेगा, विश्लेषण के बाद बच्चों संश्लेषण मिलेगा। जैसे यहां पर आपको विश्लेषण मिलेगा, फिर आपका संश्लेषण मिलेगा, और फिर आपका मूल्यांकन मिलेगा। ब्लूम साहब ने अपनी थ्योरी कब बच्चों दी है, 1956 में दी है। उसके बाद में इनके शिष्य आएंगे, उनका नाम होगा एंडरसन बच्चों। तो एंडरसन ने अपनी थ्योरी कब दी है, 1901 में दी है। और जहां पर ये मेमोरी कहते हैं वहां पर वो मेमोराइजिंग कह देंगे, है ना बच्चों, मेमोरिंग कह देंगे, आईएनजी सब में जोड़ते चले जाएंगे। जहां ये अंडरस्टैंड कह रहे हैं ब्लूम साहब, वो अंडरस्टैंडिंग कह देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। विश्लेषण का मतलब होता है किसी समस्या को, किसी बात को छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों क्या कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, और बांट करके छोटे टुकड़ों में उसको समझना है। तो वो बच्चों विश्लेषण कहलाता है। और हम क्षमा चाहते हैं, बार बार बच्चों निकल रहे हैं, लेकिन आपके लिए शब्द है कि आप हमारे बड़े भाई बहन हैं। वो ऑफलाइन पढ़ा पढ़ा करके, है ना, दो आदत जैसी है, तो आप एक शिक्षक हैं सभी लोग। तो बच्चों यहाँ हमारी बात क्या हो जाएगी कि जैसे हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो हमारा विश्लेषण है, तो किसी समस्या को कई छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम बांट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं, और फिर उसको हम उत्तर में निकालते हैं, तो वो हमारा विश्लेषण कहलाता है। इधर बच्चों चले जाएंगे, संश्लेषण का मतलब होता है कि सभी को हम जोड़ लेंगे, इधर कोई टुकड़ा, कोई उधर का टुकड़ा, कोई इधर समस्या, सबको जोड़ करके तब कंफर्मेशन में चलेंगे, तो वो हमारा विश्लेषण का संश्लेषण कहलाता है। मूल्यांकन के अभी हमने जितना भी काम किया, अब उसके ऊपर चर्चा पर चर्चा होगी कि वो काम कैसा रहा। वो आपका क्या बच्चों कहलाएगा, वो मूल्यांकन कहलाएगा कि हमने अपना पेपर दिया,
ईएमआरएस का, उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट आया तो वो हमारा मूल्यांकन होगा कि हम पास हुए, फेल हुए, स्कोर कम हुआ, ज्यादा हुआ, किस विषय में कम हुआ, किस विषय में ज्यादा हुआ। चलिए, उम्मीद है होपफुली आपको समझ में आई होंगी चीजें। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण मूल्यों, पहला शब्द बच्चों क्या है हमारा, दृष्टिकोण है। दूसरा हम लोग देखेंगे हमारे मूल्य हैं। तीसरा हमारे हित को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्शन करता है। तो आपको ये बताना रहेगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबंधित किया जाता है बच्चों। क्या ये हमारे संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का भाव है कि ज्ञान क्षेत्र के माध्यम से हम अपने मूल्य निर्धारित करते हैं, अपने हित निर्धारित करते हैं, अपने दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं। दूसरा, क्या ये भावात्मक ज्ञान क्षेत्र हो जाएगा। अगला, क्या ये क्रियात्मक हो जाएगा ज्ञान क्षेत्र। अगला है, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो बच्चों इधर क्या है, संज्ञान है, ठीक, इधर आपका ये इफेक्टिव भावात्मक ज्ञान है, और इधर क्रियात्मक है, साइकोमोटर बच्चों। तो इधर संज्ञान है, कॉग्निटिव है, इधर आपका इफेक्टिव है, और इधर बच्चों साइकोमोटर है। साइकोमोटर क्रिया का मतलब जहां शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो साइकोमोटर होता है, और ये भावात्मक पक्ष आप जानते हैं, यहाँ ज्ञान, बुद्धि, दिमाग, इससे बात होती है। चलिए उत्तर करिए बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा भावात्मक, जहां हमारे दृष्टिकोण की बात होगी, हमारे विचारों की बात होगी, हमारे भावों की बात होगी, और हमारे हितों की बात जुड़ी होगी, हमारे मूल्य, हम कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, कैसा आगे लोगों के साथ प्रेजेंट करते हैं, ये हमारे भाव हैं। जहां भावों की बात बच्चों हो जाएगी, वो किसमें जाएगा, आपका इफेक्टिव लेवल में जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं हम लोग। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य मतलब ट्रुथ नहीं, आपको बताना है फॉल्स वाला, कि क्या शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है बच्चों। शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षण का मतलब होता है कि आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे ट्रेनिंग करेंगे, कैसे आप उस चीज को परोसेंगे, कैसे आप उसको प्ले करेंगे, ये शिक्षण है बच्चों। और शिक्षा क्या है, एजुकेशन। तो क्या शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। दूसरा बच्चों बताना है, शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। अगला बताना है, शिक्षा और शिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, मतलब शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। तो बच्चों ये कह रहा है क्या व्यापक शब्द है। अगला, उपरोक्त में से सभी सही। तो आप उत्तर क्या करेंगे बच्चों, उत्तर आपका हो जाएगा ए। लिखा है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल परफेक्टली जुड़े हैं। कि अगर शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, कि जो शिक्षा है वो किससे जुड़ी है बच्चों, वो जुड़ी है हमारी शिक्षण से। जब हम यहां जाएंगे, ये असत्य वाला बताना था आप लोगों को, तो एक बार फिर समझ लीजिए, नहीं गलती कर देंगे, हम क्या समझाना चाह रहे हैं और आप क्या समझ लें। ठीक है, शब्दों का ही खेल होता है पूरा। ये कह रहा है बच्चों असत्य बताना है। तो अभी क्या होता है, शिक्षा और शिक्षण दोनों अवधारणा तो एक ही है, लेकिन शिक्षा एक बड़ा व्यापक शब्द है, और शिक्षण एक छोटा सा टर्म्स है कि आपने माइक्रो टीचिंग सीखी। ठीक है, माइक्रो टीचिंग सीख करके जाके पढ़ा दिए, ये हो गया शिक्षण। जैसे क्लास चल रही तो ये है शिक्षण, और क्या हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षा। तो शिक्षा बहुत व्यापक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस है ना, कला, विज्ञान, चिकित्सा, तो ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, शिक्षा बड़ा टर्म्स है, शिक्षण छोटा है, इसलिए यही कथन हमारा क्या है, असत्य। तो ये हो जाएगा उत्तर। तो आगे की बात करोगे कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, बिल्कुल अंतर है बच्चों। अंतर क्या है, शिक्षा बड़ा है, शिक्षण आपका छोटा है। आगे, शिक्षा और शिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, तो बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षा बड़ा है। देखो लिखा बच्चों, यहाँ पर लिखा है शिक्षा इस वाले से और इस वाले से बहुत व्यापक शब्द है, तो ये सही है। तो ये आपका उत्तर हो गया है बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। बच्चों जो आपकी विशेषज्ञता है, तो वो क्या दर्शाता है, लिखा है अवधारणाओं का ज्ञान। कि अगर आपको अवधारणाओं का ज्ञान है तो क्या वो दिखाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। दूसरा बच्चों दिया गया शिक्षण कौशल। अगला है निर्णय लेने का कौशल। अगला है उपरोक्त सभी। तो ये कह रहा है कि विशेषज्ञता को दर्शाता है शिक्षण फील्ड में। तो बच्चों अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण कौशल होना चाहिए, निर्णय लेने का कौशल होना चाहिए। चलिए बताइए, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चारों विकल्प बच्चों सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको अवधारणाएं पता हैं तभी आप बच्चों तक अपनी अवधारणाएं बता पाएंगे। दूसरा बच्चों शिक्षण कौशल, पढ़ाएं कैसे, पढ़ाया जाएगा कैसे। अगर आपको वो कौशल नहीं आते हैं,
तो आप बच्चों के साथ कैसे बिहेव करोगे, कैसे व्यवहार करोगे, इसका निर्णय नहीं हो पाएगा। फिर बच्चों निर्णय लेने का कौशल, अगर आप क्लास में कोई शोर मचाएगा, कोई डांटेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई पढ़ेगा, तमाम समस्याएं आएंगी या आपकी तमाम प्रशासनिक दिक्कतें आएंगी। तो अगर आपको कौशल नहीं है निर्णय लेने का, और ये निर्णय लेने का कौशल हर एक फील्ड में आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो ये बच्चों चारों के चारों सही हो जाएंगे। आगे हम लोग चलेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापन के सिद्धांत है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अध्यापन के सिद्धांत। क्या मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, दूसरा है बच्चों विश्लेषण की ओर, अगला है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर, अगला बच्चों है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है बच्चों प्रकृति का पालन करना। ये आपके विकल्प दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा अध्यापन के सिद्धांत हैं। तो अध्यापन के कौन कौन से सिद्धांत है बच्चों, आप लोग बता लेंगे एक बार जल्दी से। तो चलिए उत्तर करिए बच्चों, क्या हो जाना चाहिए, अपने अपने कमेंट करिए। थोड़ा सा एक बार आपको पॉज दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, बताएंगे इनमें से अध्यापन का कौन सा सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो बच्चों इनमें से सभी हो जाएंगे। आप लोगों ने देख रखा है कि पहली बात है कि हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कह देंगे, लिख सकते हैं विश्लेषण से, और ये बच्चों हो जाएगा संश्लेषण की ओर। आप जानते हैं जब बीएस ब्लूम की थ्योरी पढ़ते हैं, विश्लेषण का मतलब तोड़ तोड़ करके पढ़ना, संश्लेषण का बच्चों मतलब हमारा क्या होता है कि बहुत ज्यादा आगे की तरफ चलते चले जाना। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाएगी विश्लेषण से आपकी किधर की तरफ, संश्लेषण की ओर। अगला बच्चों मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब जो चीजें देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनसे फिर अमूर्त की ओर जो नहीं जानते, जिनको नहीं छू सकते, नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प विश्लेषण, कितनी बार बच्चों आ चुका है, के अर्थ को दर्शाते हैं। बीएस ब्लूम जी को आप पढ़ लेंगे तो आपके 5-6 नंबर हो जाएंगे सिर्फ वहीं से। लिखा है बच्चों विश्लेषण को दर्शाता है, लिखा है संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। दूसरा है संगठक भागों का संयोजन करना, संयोजन माने जोड़ना होता है बच्चों। फिर लिखा है दोनों या तो दोनों में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ को, तो संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। बताइए बच्चों क्या हो जाना चाहिए उत्तर इसका। चलिए तो देखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि आपको उत्तर क्या करना है, कई टुकड़ों में जा करके ढूंढना है। तो कई टुकड़े बच्चे कहां दिखाई पड़ेंगे हम लोगों के, संगठक में। एक संगठक के भाग में एक समस्या, जब एक समस्या ढूंढने तो टुकड़े टुकड़े ही करके तो देखेंगे हम लोग, टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे और विश्लेषण करके ये वाली बात हम समझेंगे। आगे हमारा बच्चों क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। प्रभावी शिक्षण बच्चों इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही, इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही कि कैसे आप प्रभावी शिक्षण कराएंगे। लिखा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में क्या बच्चों बनाए रखना, प्रभावी शिक्षण की कक्षा में आप अनुशासन बना के रखते हैं। दूसरा शिक्षकों की निष्कपटता, ये शिक्षक बेईमान नहीं होना चाहिए। पढ़ाने के मामले में शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। अगला है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो बच्चों ये आपको बताना है कि प्रभावी शिक्षण, यहां से भी 2-3 सवाल आपको मिलेंगे कि प्रभावी शिक्षण क्या कहलाता है, प्रभावी शिक्षण क्या होता है। तो जब आप सवाल देखेंगे, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाली चीजें उसकी क्लास में अनुशासन बना के रखना है या कैसे क्या करना है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। अगर हमारे बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका नैतिक कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि आप उनको समझाएं। दूसरा है कि वो कैसे सीखेंगे, तो उनको सिखाएं। समझाना बहुत केयर से, बहुत प्यार से, बहुत आहिस्ता से आप सिखाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों कक्षा में अनुशासन बनाना, अनुशासन बनाना मतलब है एथोटेरियन, मतलब इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से क्लास को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्लास को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनुशासन बनाए रखना अच्छा हो सकता है, लेकिन जब उससे अच्छा था हमारे पास तो हम क्यों वो करे। अगला बच्चों शिक्षकों की निष्कपटता। अगर आपको जॉब ही इसलिए दी गई है तो आप ईमानदार होंगे, एक टर्न लगेगा, क्लास हो गया, आपको पढ़ाने पड़ेगा, तो निष्कपट वाली बात अपने आप फिल हो जाएगी। अगला हम लोग बच्चों देखेंगे, यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है। जो चरित्र, बच्चों यहां से देखेंगे, जो हमारे चरित्र करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो एक बार देखा जाएगा, यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है।
जो चरित्र का निर्माण, चरित्र करती नहीं बच्चों, हो जाएगा यहाँ पर चरित्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? चरित्र का निर्माण करेगी। एजुकेशन और मन की शक्ति बढ़ाती है, मन में हमारे शक्ति आएगी। आगे बच्चों ज्ञान का विस्तार करती है, हमारा जो ज्ञान है उसको आगे ले जाएगी, इनहांस करेगी। आगे की बात बच्चों हो जाएगी कि जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कितनी खूबसूरत बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये खूबसूरत बात किसने बताई? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने, क्या गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बच्चों आप अपने उत्तर करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये इतनी प्यारी बात, पैरों पे खड़े हो जाओ। इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, ये स्वामी विवेकानंद ही कह सकते हैं, और बड़ा वो मोटिवेशन का काम है, बड़े मोटिवेशन के लिए रूप में है वो पृथ्वी पर स्वामी विवेकानंद जी। आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है? बच्चों दो शब्द याद रखना, एक होता है उपेक्षित, तो उपेक्षित का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। उपेक्षित का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक, नेगेटिव होता है। और अपेक्षित का मतलब होता है कि आपसे उम्मीद की जा रही है, आपसे भरोसा किया जा रहा है, आपसे आकांक्षा लगाई जा रही है, आपसे ये वाली बात है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? तो बच्चों क्या छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। आगे हो जाएगा छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका सबसे ज्यादा बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आगे छात्रों के चरित्र का निर्माण, आगे एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। देखिए बच्चों किस हिसाब का उत्तर दे दिया। तो सबसे बहुत प्यारा है, अगर ये आप सीख के जाते हैं तो कितनी जगह काम आएगी। एक टीचर का, और लिखा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का, शिक्षण का बच्चों सर्वाधिक, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है, आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगी बात आपके लिए कि शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा, आप भी पढ़ते जाओगे सभी लोग, शिक्षण के लिए सर्वाधिक जरूरी जो चीज है, और ये वीडियो सीटेट के लिए, जो आगामी सीटेट है 8 फरवरी को, और यूपीटेट के लिए, डी ट्रिपल एसबी के लिए, आने वाली केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, जहां जहां शिक्षण विधि आती है वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों शिक्षण, शिक्षण का मतलब जो टीचिंग है, टीचिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए? तो आप देखोगे कि ए वाला, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसके व्यवहार में जब एजुकेशन पा जाएगा तो गांव में भी कहते हैं ये पढ़ा लिखा है, ये समझदार है, ये एजुकेटेड है, तो उसके व्यवहार में बच्चों क्या है? परिवर्तन। शिक्षण का मेन काम है कि वांछनीय परिवर्तन ही लाना। अगला है, एक सफल शिक्षक वही होता है, मान के चलिए जैसे आप सभी लोग अभी ज्वाइन करेंगे ईएमआरएस में, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब लोग ज्वाइन करेंगे। तो एक सफल शिक्षक, जब आप पढ़ाएंगे क्लासों में जा करके, टीचर बन करके, हो करके, टीचर तो अभी भी है, बस टैग लगाना है हम लोगों को, तो वहां पर बच्चों ये बात क्या हो जाएगी भाइयों मेरे बहनों, तो वहां बात हो जाएगी कि एक सफल शिक्षक किसे माना जाए? वह जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, क्या उसको माना जाए सफल शिक्षक। अगला है, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% हो, मतलब 100% आता हो, 100 बच्चे हैं 100 के 100 पास हो जाएं, क्या उसको सफल टीचर माना जाए। आगे बच्चों, वह छात्रों के लिए अभिगम्य हो, अभिगम्य का मतलब होता है गायब हो जाए, मिल जाए सारी बातें, उसके लेख प्रति प्रतिपठित, ठीक है, ये बच्चों क्या हो जाएगा? प्रतिपादित लिख लीजिए, प्रतिपादित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हो, यानी उसकी जो पत्रिकाएं निकलती हैं, समाचार पत्र, अखबार निकलते हैं, उसके लेख वहां पर आते रहते हो। तो एक सफल टीचर आप किसे मानेंगे? आप अपने इस तरह से सोच लीजिए कि क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से बताइए बच्चों। तो इसका एक बार पहले भी सवाल हो चुका है एक तरीके से, वह अपने विषय को अच्छी तरीके से जानता हो। बच्चों जैसे आप अलंकार जानते हैं कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो अगर पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो सब कुछ व्यर्थ है कि अगर आपको, इधर देख लीजिए, अगर आपको अपने विषय को अच्छी तरह जानता हो, अपना विषय ही नहीं आता है, तो आप जीवन में सफल अध्यापक नहीं बन पाएंगे। जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही, तो आपको बहुत विस्तार से और अर्थ के साथ बताया जा रहा है कि ये मतलब होता है, ये अर्थ होता है, ये संज्ञान होता है, ये भावनात्मक होता है, ये गुण होते हैं, ये अवगुण। विषय का ज्ञान नहीं है तो टीचर कब तक बच्चों को भ्रमित करेगा,
कब तक उनको दिलासा देगा कि आज नहीं कल पढ़ाएंगे, कल नहीं परसों पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं। तो एक सफल शिक्षक के लिए क्या है कि अपने विषय के ऊपर उसको कमांड हो। तो बच्चों कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करेंगे, बचे हुए दिनों में आप अपना प्यार दिखाएंगे, सहयोग दिखाएंगे, तो अगले नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर नेक्स्ट वीडियो बना दीजिए, तो हम वीडियो बनेगा। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।